11 अप्रैल 1970 समय था शाम के 7:13 जब नासा ने अपने अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की यात्रा के लिए लॉन्च किया। स्पेसक्राफ्ट में बैठे थे 3 एस्ट्रोनॉट जो लगभग 7 से 10 दिन की अपनी चंद्रमा की यात्रा पर निकले थे। चांद तक पहुंचने के लिए स्पेसक्राफ्ट को लगभग 3 से 4 दिन का समय लगना था और 2 दिन चांद पर बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट को धरती पर लौटना था। लॉन्च के 2 दिन बाद धरती से लगभग 3,20,000 किलोमीटर दूर अचानक से स्पेसक्राफ्ट में धमाका हो जाता है। यह धमाका कैसे हुआ और अब इन तीनों एस्ट्रोनॉट के साथ क्या हुआ? क्या ये एस्ट्रोनॉट जिंदा धरती पर वापस आ सके? आगे वीडियो में पूरी कहानी को समझते हैं। पर कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1960 के दशक में नासा के द्वारा इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए अपोलो मिशन शुरू किए गए थे। नासा के इन अपोलो मिशन को शुरू करने के पीछे का मोटिव था इंसानों को चांद पर लैंड करवाकर उनको कुछ दिन चांद पर रोककर वापस धरती पर लाना और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर इंसानों में चांद पर काम करने की काबिलियत पैदा करना। इसके अलावा चांद की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच करना शामिल था। नासा अपने अपोलो स्पेस प्रोग्राम का लाइव प्रसारण करके लोगों को दिखाता था। नासा अपने पहले अपोलो 11 और अपोलो 12 दो मिशन को सक्सेसफुल कर चुका था। अब अपोलो 13 भी इसी श्रृंखला का हिस्सा था जिसमें ये 3 क्रू मेंबर थे जिनमें थे कमांडर जेम्स लोवेल, जैक स्वीगर्ट और फ्रेड हाइड्स। जेम्स लोवेल नासा के सबसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट थे। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के बाद सब कुछ प्लान के अनुसार ठीक जा रहा था। नासा के वैज्ञानिक बिल्कुल निश्चिंत थे क्योंकि इंसानों को चांद पर भेजने का उनका यह तीसरा मिशन था। 16 जुलाई 1969 में उन्होंने पहली बार इंसानों को चांद पर लैंड करवाकर यह कारनामा कर दिखाया था। उस मिशन का नाम था अपोलो 11 जिसमें दुनिया के सबसे पहले चांद पर लैंड करने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट शामिल थे। इसके बाद 14 नवंबर 1969 को नासा ने अपोलो 12 स्पेसक्राफ्ट में 3 और एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजा। नासा के लिए अब यह सब एक नॉर्मल प्रक्रिया की तरह था। नासा ने जब अपना मिशन अपोलो 11 लॉन्च किया तब इस प्रोग्राम को देखने बहुत संख्या में लोग पहुंचे थे। नासा ने अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए इस बार भी लाइव टीवी प्रोग्राम का आयोजन किया था, लेकिन इस बार दर्शक पहले हुए 2 प्रोग्राम की तुलना में बहुत कम थे क्योंकि पिछले 2 बार के प्रोग्राम को देखने के बाद अब जनता में अपोलो प्रोग्राम के लिए क्रेज खत्म हो चुका था और यही वजह थी कि कोई बड़ा टीवी चैनल प्रोग्राम को लाइव चलाने के लिए रेडी नहीं हुआ। केवल एक टीवी चैनल इस प्रोग्राम को दिखा रहा था। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के बाद तीनों क्रू मेंबर चांद पर कदम रखने के लिए एक्साइटेड थे और नीचे मिशन कंट्रोल रूम में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपस में बात करते करते इनमें से एक मेंबर जैक स्वीगर्ट को याद आया कि जल्दबाजी में वो अपना आयकर रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं और जिसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल थी। स्वीगर्ट ने मिशन कंट्रोल को बात करके पूछा, क्या मुझे एक्सटेंशन मिल सकती है? एक बार के लिए नीचे कंट्रोल ऑफिस के सभी मेंबर हंसे और उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, आपको 60 डेज की एक्सटेंशन मिल जाएगी। 55 घंटे के बाद स्पेसक्राफ्ट धरती से लगभग 3,30,000 किलोमीटर दूर था। खाली समय पाकर जेम्स लोवेल टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करने लगे। प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के बाद तीनों क्रू मेंबर को नींद आ रही थी। टीम के कमांडर जेम्स लोवेल नीचे कंट्रोल रूम के सदस्यों को शुभ रात्रि कहते हैं और कैमरे बंद करके सोने चले जाते हैं। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को स्पेसक्राफ्ट की कुछ बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। चलिए उसको पहले समझ लेते हैं। स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से होते हैं जिनमें एक हिस्सा जिसको सर्विस मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा कमांड मॉड्यूल और तीसरा हिस्सा लूनार मॉड्यूल होता है। सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का वह हिस्सा होता है जिसमें स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल और स्पेसक्राफ्ट के सर्विस टूल्स आदि रखे जाते हैं। एस्ट्रोनॉट के बैठने और स्पेसक्राफ्ट को हैंडल करने वाला हिस्सा कमांड मॉड्यूल होता है। यहीं से स्पेसक्राफ्ट को गाइड किया जाता है। एस्ट्रोनॉट सबसे ज्यादा टाइम कमांड मॉड्यूल में रहते हैं। अब बचा तीसरा हिस्सा लूनार मॉड्यूल जो एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा के स्पेस से चंद्रमा पर लैंड कराने और वापस चंद्रमा के स्पेस में अपने स्पेसक्राफ्ट तक लेकर आने का काम करता है। अब कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अपोलो 13 की यात्रा का यह तीसरा दिन था। नॉर्मली यात्रा के समय एस्ट्रोनॉट अपने मिशन कंट्रोल रूम से जुड़े होते हैं। नासा का यह मिशन कंट्रोल रूम अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में था। यहाँ से नासा की बहुत बड़ी टीम एस्ट्रोनॉट को गाइड करती थी और समय समय पर उन्हें स्पेसक्राफ्ट के आगे के प्रोग्राम के लिए निर्देश देती रहती थी। अपनी 3 घंटे की नींद के बाद जब क्रू मेंबर सोकर उठे
तो नीचे कंट्रोल रूम से उन्हें स्पेसक्राफ्ट के रूटीन चेकअप के लिए निर्देश दिए गए। यह रूटीन चेकअप एक नॉर्मल प्रक्रिया थी। स्पेसक्राफ्ट के रूटीन चेकअप का टाइम 58 घंटे के बाद का निर्धारित किया गया था। इस चेकअप में स्पेसक्राफ्ट के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना शामिल था और सभी कंट्रोल पैनल की रीडिंग चेक करना शामिल था। जेक स्वीगर्ट कंट्रोल पैनल की सभी रीडिंग चेक करके नीचे कंट्रोल रूम को बताते हैं। इनमें से एक रीडिंग कुछ अंतर दिखा रही थी। यह रीडिंग एक ऑक्सीजन टैंक की थी। स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन के 2 टैंक फिट किए गए थे और यह रीडिंग इन्हीं में से एक टैंक की थी जो अंतर दिखा रही थी। रीडिंग को देखकर कंट्रोल रूम में बैठे मेंबर जेक स्वीगर्ट को कुछ निर्देश देते हैं। अब गड़बड़ यहीं से शुरू होती है, जिसके बाद पूरे देश में चिंता का माहौल छा जाता है। जो चैनल इस अपोलो स्पेस प्रोग्राम को दिखाने से मना कर रहे थे वो अब लाइव चलाने लगते हैं। अब बात ही कुछ ऐसी होने वाली थी। नीचे कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी उन्हें ऑक्सीजन टैंक के कंट्रोल पैनल में लगे एक स्विच को ऑन करने का निर्देश देते हैं। यह स्विच ऑक्सीजन टैंक की जमी हुई गैस को गर्म करने का था। स्विच का कनेक्शन सिलेंडर के अंदर लगे हीटर को चालू करना था ताकि सिलेंडर में जमी हुई गैस पिघलकर सिलेंडर में एक समान रूप में आ जाए। जेक स्वीगर्ट वह स्विच जैसे ही ऑन करते हैं, अचानक से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। स्पेसक्राफ्ट में लगे सभी कंट्रोल पैनल की रीडिंग ऊपर नीचे होने लगती है और स्पेसक्राफ्ट में लगे सभी सायरन बजने लगते हैं। स्पेसक्राफ्ट के कई जरूरी सिस्टम बंद होने लगे। जेक स्वीगर्ट ने नीचे कंट्रोल रूम को सूचित किया। तीनों एस्ट्रोनॉट को धमाके के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बस एक बात उन्हें समझ आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। एक बार के लिए उनको लगा कि स्पेसक्राफ्ट किसी उल्कापिंड से टकरा गया है। तभी उनकी नजर स्पेसक्राफ्ट में लगे ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग पर जाती है। उन्होंने देखा कि एक ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग 0 दिखा रही है और दूसरे टैंक की रीडिंग लगातार नीचे गिरती जा रही है। और तभी कमांडर जेम्स लोवेल ने अपनी विंडो से बाहर देखा तो उनको दिखा कि कोई गैस लीक हो रही है। उन्होंने मिशन कंट्रोल रूम को बताया कि बाहर स्पेस में कुछ गैस लीक कर रही है और यह गैस ऑक्सीजन गैस थी जो लगातार कम होती जा रही थी। बाद में इसका पता लगाया कि आखिर यह सब हुआ कैसे। कारण का पता लगाया गया तो मालूम चला कि ऑक्सीजन टैंक में गैस को गर्म करने के जो हीटर लगे थे उनकी वायरिंग शॉर्ट होने के कारण ऑक्सीजन टैंक में आग लग गई, जिससे एक तो टैंक पूरा फट गया और दूसरे टैंक में लीकेज हो गई थी और वही गैस जेम्स लोवेल को बाहर निकलती दिखाई दे रही थी। सर्विस मॉड्यूल में रखे इन्हीं 2 सिलेंडर की गैस की मदद से पूरे कमांड मॉड्यूल को चलाना और एस्ट्रोनॉट के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल के इंजन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की पूर्ति इसी ऑक्सीजन से होनी थी और एस्ट्रोनॉट के लिए पीने के पानी और सांस लेने के लिए इसी ऑक्सीजन का उपयोग होना था। मिशन कंट्रोल रूम को अब समझ आ गया था कि इस परिस्थिति में स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट का चांद पर लैंड कराने का मिशन तो अब पूरा नहीं हो सकता। अब तो केवल जरूरी यह था कि एस्ट्रोनॉट को जिंदा धरती पर वापस कैसे लाया जाए। मिशन पर गए तीनों एस्ट्रोनॉट की जान बचाने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए मिशन कंट्रोल के सभी मेंबर्स जो इस मिशन से जुड़े हुए थे, छोटे मिस्त्री से लेकर बड़े इंजीनियर तक, सभी को बुलाया गया। एक्सपर्ट की एक टीम बनाई गई क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाने थे जो पहले कभी नहीं लिए गए थे और जिनसे एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित धरती पर लाया जा सके। स्पेसक्राफ्ट धरती से लगातार दूर होता जा रहा था और धमाके की वजह से अपनी मैन दिशा से भी हट चुका था। स्पेसक्राफ्ट का कमांड मॉड्यूल थोड़ी देर में बंद होने वाला था, क्योंकि धीरे धीरे कम हो रही ऑक्सीजन के कारण इलेक्ट्रिक सप्लाई थोड़ी देर में बंद होने वाली थी। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के प्रपल्शन इंजन को फायर करके स्पेसक्राफ्ट की दिशा बदलना उचित होगा कि नहीं, यह रिस्क कोई नहीं लेना चाहता था, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि धमाके से स्पेसक्राफ्ट को कितना नुकसान पहुंचा है। मिशन कंट्रोल की एक्सपर्ट टीम ने सभी प्रकार की कैलकुलेशन करने के बाद यह फैसला लिया कि अब स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर ले जाया जाएगा, चांद पर लैंड नहीं करेगा और चांद की ऑर्बिट का सहारा लेकर चांद के स्पेस में चक्कर लगाकर धरती की ओर लेकर आया जाएगा। एक्सपर्ट ने हिसाब लगाया कि अब लुनार मॉड्यूल ही एकमात्र सहारा है एस्ट्रोनॉट को धरती पर लाने का। लुनार मॉड्यूल में लगे डिसेंट इंजन को यूज करके अब इस मिशन के आगे का रास्ता पूरा किया जाएगा। लुनार मॉड्यूल, जिसके इंजन का प्रयोग केवल चांद के स्पेस से लेकर चांद तक 2 इंसानों को लेकर जाने और वापस चांद के स्पेस में अपने स्पेसक्राफ्ट तक लाने के लिए होता है,
यहाँ अब पूरे स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाना था। यह इंजन इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी अब इसी का सहारा था। लेकिन यह फैसला इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कमांड मॉड्यूल में बची हुई पावर को अब वापस आते वक्त धरती के स्पेस में दाखिल होने के लिए बचा के रखना जरूरी था। लुनार मॉड्यूल में वो क्षमता नहीं थी कि वो धरती के स्पेस में इंटर करके उसको पार करके स्पेसक्राफ्ट को धरती पर ला सके। यह सब कैलकुलेशन करने में 1 घंटे से ज्यादा समय निकल गया था। अब सबसे जरूरी काम यह था कि कमांड मॉड्यूल के सभी इक्विपमेंट को बंद करवा दिया जाए और एस्ट्रोनॉट को कमांड मॉड्यूल से लुनार मॉड्यूल में शिफ्ट कराया जाए। एस्ट्रोनॉट को लुनार मॉड्यूल में जाने का आदेश दिया गया, लेकिन यहाँ अब एस्ट्रोनॉट को कमांड मॉड्यूल से लुनार मॉड्यूल में जाने से पहले कमांड मॉड्यूल से गाइडेंस प्रोग्राम को लुनार मॉड्यूल में ट्रांसफर करना था और कमांड मॉड्यूल में पावर बहुत कम बची हुई थी। आमतौर पर इस काम में बहुत समय लग जाता है, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके जल्दी से गाइडेंस प्रोग्राम को लुनार मॉड्यूल में ट्रांसफर किया और कमांड मॉड्यूल के सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बंद करने के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट लुनार मॉड्यूल में आ गए ताकि कमांड मॉड्यूल की बची हुई पावर को बचाकर रखा जा सके। अब एस्ट्रोनॉट के पास वह गाइडेंस प्रोग्राम लुनार मॉड्यूल में आ गया था जिसके सहारे एस्ट्रोनॉट को धरती पर लौटने का रास्ता पता लगाना था और स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा देना था। स्पेसक्राफ्ट अपनी चांद पर लैंड करने की दिशा में जा रहा था। एस्ट्रोनॉट को अब दिए गए निर्देश के अनुसार अपने स्पेसक्राफ्ट को फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री में लेकर जाना, यानी स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में चारों ओर घुमाकर धरती की ओर लेकर आना था। और अब एस्ट्रोनॉट को आगे का समय एक छोटी सी जगह जहां 2 एस्ट्रोनॉट को बैठने के लिए बनाई गई थी, वहां अब तीनों एस्ट्रोनॉट को बैठना था। लुनार मॉड्यूल में पावर की कमी होने वाली थी क्योंकि इसको एक ही टाइम फायर करने के लिए डिजाइन किया गया था और यहाँ अब इसको कई बार फायर करना होगा। तो एस्ट्रोनॉट को मिशन कंट्रोल ऑफिस से निर्देश दिए गए कि आपको पानी और बिजली बचाकर रखनी होगी। एस्ट्रोनॉट को कहा गया कि आपको जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी पीना है और पावर को भी बचाना है। एक अच्छी बात उनके लिए यह थी कि लुनार मॉड्यूल में अब ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन इंसान जब सांस लेता है तो वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसकी मात्रा को नियंत्रण करने के लिए लुनार मॉड्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के फिल्टर केवल 2 आदमी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 2 दिन तक कंट्रोल करने के हिसाब से लगे हुए थे और यहाँ अब 3 लोगों को कई दिन बिताने थे। मिशन कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में रखी हुई कुछ स्पेयर चीजों के हिसाब से क्या हल हो सकता है, उसके लिए एस्ट्रोनॉट को रेडियो पर निर्देश देकर कमांड मॉड्यूल में स्पेयर रखे फिल्टर को जुगाड़ लगाकर कुछ मॉडिफाई करवा कर फिट करवाया और उनका यह जुगाड़ काम कर गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एस्ट्रोनॉट को मिशन कंट्रोल ने निर्देश दिए कि आपको कुछ देर सो जाना चाहिए क्योंकि नींद लेना एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के बिजली की कमी से हीटर बंद होने के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एस्ट्रोनॉट को नींद लेना मुश्किल हो रहा था और वो सो नहीं पा रहे थे। स्पेसक्राफ्ट में टेम्परेचर इतना नीचे आ चुका था कि उनका खाने का सब सामान भी जमता जा रहा था। लुनार मॉड्यूल को एक बार फायर करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यहाँ अब स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा पर लाने और आगे के सफर के लिए इसको 3 बार फायर किया गया और जैसे तैसे करके मिशन कंट्रोल के दिशा निर्देशों के हिसाब से एस्ट्रोनॉट इसे धरती के नजदीक लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अभी एक चुनौती उनके सामने और वो थी धरती की कक्षा में एंट्री करना। धरती की कक्षा में एंट्री करते वक्त घर्षण पैदा होता है और इस घर्षण से हीट जनरेट होती है। इस हीट से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के कमांड मॉड्यूल में एक हीट शील्ड लेयर बनाई जाती है ताकि घर्षण से पैदा हुई गर्मी स्पेसक्राफ्ट के अंदर न पहुंच पाए। लेकिन धरती की कक्षा में री एंट्री से पहले स्पेसक्राफ्ट को एक निश्चित एंगल पर लेकर आना था ताकि स्पेसक्राफ्ट धरती की कक्षा में सही से इंटर हो सके। इसके लिए मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट को कैलकुलेशन निकालकर कुछ निर्देश भेजे ताकि स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में लाया जा सके। एस्ट्रोनॉट इन निर्देशों का मैनुअली पालन करके स्पेसक्राफ्ट को सही एंगल में ले आए। अब स्पेसक्राफ्ट धरती की कक्षा में इंटर करने से पहले एस्ट्रोनॉट को वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था क्योंकि गर्मी से बचने के लिए हीट शील्ड केवल कमांड मॉड्यूल में ही थी। अब एस्ट्रोनॉट को कमांड मॉड्यूल की बची हुई पावर का इस्तेमाल करके धरती की कक्षा में इंटर करना था। कमांड मॉड्यूल के कई हिस्से बर्फ से जम चुके थे। अपोलो कंट्रोल मिशन को एक चिंता हो रही थी कि क्या कमांड मॉड्यूल फिर से चालू हो जाएगा, और फिर यह काम भी हो गया। कमांड मॉड्यूल का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। फिर धरती की कक्षा में री इंटर होने से पहले उन्होंने सर्विस मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर दिया। सर्विस मॉड्यूल अलग होने के बाद स्पेस में पीछे जाते हुए इसकी पिक्चर ली गई जिनसे मालूम हुआ कि सर्विस मॉड्यूल कितना डैमेज हुआ था। एस्ट्रोनॉट ने देखा सर्विस मॉड्यूल का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका था
अब एस्ट्रोनॉट ने लुनार मॉड्यूल को भी अलग कर दिया, जिसने अभी तक उनको जिंदा रखा। अब एस्ट्रोनॉट को मिशन कंट्रोल के दिए निर्देश के हिसाब से पैसिफिक सी में उतरना था, जहां उनको लेने के लिए यूएस नेवी का जहाज पहले से तैयार खड़ा था। लेकिन धरती की कक्षा में इंटर होते ही मिशन कंट्रोल का एस्ट्रोनॉट से कनेक्शन कट गया। उन्हें चिंता सता रही थी कि पता नहीं कहीं हीट शील्ड भी डैमेज न हो गई हो और कहीं पैराशूट न खुले तो। उस समय एकदम से सबकी सांसें अटक गई, पता नहीं क्या हुआ होगा। सभी लोग टीवी पर नजर गड़ाए बैठे थे और एस्ट्रोनॉट की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आमतौर पर धरती की कक्षा में इंटर होने के समय पर 2 से 3 मिनट तक कनेक्शन कट जाता है। सभी की नजर घड़ी की सुई पर टिक गई थी, लेकिन जब 3 मिनट बाद भी कोई आवाज नहीं आई और अब 4 मिनट का समय पूरा हो गया था, तब लोगों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद एस्ट्रोनॉट की आवाज सुनाई देती है और सभी लोगों की जान में जान आती है। थोड़ी देर बाद आसमान में पैराशूट दिखाई दिए और अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट समुद्र में जाकर गिरता है। यूएस नेवी के द्वारा उन्हें समुद्र से बाहर लाया जाता है। तीनों एस्ट्रोनॉट लॉन्च के 6 दिन बाद सही सलामत धरती पर लौट आए थे। हालांकि यह मिशन फेल हो जाता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट चांद पर लैंड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी यह मिशन इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेता है। इस मिशन पर बाद में कई किताबें लिखी गई, जिनमें से एक किताब खुद कमांडर जेम्स लोवेल ने लिखी और इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी। इस मिशन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप इनको भी देख सकते हैं।